नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है सभी मित्रों का मेरे यूट्यूब चैनल ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम में कतई ज़हर सीरीज़ 2.0। ये आने वाली हिमाचल प्रदेश के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको बहुत 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 हेल्पफुल करने वाली है। मैं डेली के आपको 5 या 7 क्वेश्चन लेके आऊँगा, लेकिन उनके साथ में जो डिटेलिंग होगी उससे कम से कम आपके 10 से 20 क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन से बन जाएंगे। तो एक बार ये सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि एक बार इन वीडियोस को ज़रूर देखें। जिन्होंने आज तक मतलब पढ़ चुके हैं या फिर नहीं पढ़ा है, उनको एक बार जो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, मैं उनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हाल ही में क्वेश्चन पेपर में पूछे गए या फिर आने की संभावना है, वो सारे मैं आपको इन वीडियोस में कवर करवाने की भरपूर कोशिश करूँगा। और जिनको भी मेरा जो एफर्ट जो है वो मतलब लगे कि वर्थ है, वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर थम्स अप करें या फिर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एचपी पुलिस अभी आने वाला है, एचपी टेट जो कि साल में 2 बार आता रहता है, टीजीटी पीजीटी ये भी आते रहते हैं, और एचपीएसएससी के एग्ज़ाम तो चल ही रहते हैं। ओके, तो ये आगे हमारा जो भी था। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी कैग का कार्यकाल कितना होता है। अब आगे यहाँ पे बात किसकी, सीएजी कैग की। कैग का इसमें सिर्फ हमारे कार्यकाल पूछा है, लेकिन हम कार्यकाल के अलावा इसमें जो है सब कुछ जो है पूरा डिटेलिंग करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हमारा आ गया सीएजी कैग। कैग क्वेश्चन का आंसर तो सिंपल होगा, तो सिंपल होगा, लेकिन हम इसमें पहले पूरी डिटेलिंग कर लेते हैं इसमें सारे क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन आ गया इसमें पहले कि कैग कैग का जो आर्टिकल जो हो कहाँ से कहाँ तक चलता है। आर्टिकल नंबर 148 से लेके हमारा 151 आर्टिकल में हमारे सीएजी के बारे में हमारा वर्णन किया हुआ है। इस टाइम हमारे सीएजी कौन है, ये है हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू। ओके, इनको आप नोट डाउन करते हो अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें। ओके, और जो हमारे कैग हैं उनको जो सैलरी जाती है वो कौन से फंड से जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। इनकी सैलरी जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, संचित निधि से इनकी सैलरी जाती है। और जो संचित निधि है, जो भी कंसोलिडेटेड फंड है, उसमें जो सैलरी जो है वो किसके साइन के बाद जो है वहाँ से जो पैसा निकाला जाता है, तो वो है हमारे राष्ट्रपति के साइन के बाद। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड से इनको सैलरी दी जाती है। तो जो कंसोलिडेटेड फंड है जो इसका रख रखाव करते हैं वो है हमारे राष्ट्रपति, उनके साइन के बिना इनसे कोई भी पैसा नहीं निकलवा सकता। और जो कंसोलिडेटेड फंड है उसका आर्टिकल कौन सा है, वो आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 266। ओके, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, इनका फुल फॉर्म होती है सीएजी की, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो चलिए अब हम इसका जो सही आंसर है इसमें क्या है कि 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष। तो इनका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर हमारा सी आएगा इसमें कि 6 वर्ष अवधि या फिर 65 वर्ष की आयु। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इनको जो है वो हल्के में ना लें। डन। अगला है हमारा, इसमें अगले जो लल्लन टॉप क्वेश्चन इनमें देख लेते हैं। महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर कौन सा आएगा इनका, आर्टिकल नंबर आएगा इसमें 76 नंबर का आर्टिकल। महान्यायवादी 76 नंबर का आर्टिकल आएगा इसमें। और इस टाइम हमारे जो महान्यायवादी हैं यानी कि अटॉर्नी जनरल है वो है कौन है, के वेणुगोपाल। और जो के वेणुगोपाल हैं वो होते हैं मतलब सरकार के सबसे बड़े वकील। और इनका कार्यकाल जो है वो निर्धारित नहीं होता है, इनका कार्यकाल डिपेंड करता है हमारे राष्ट्रपति के ऊपर। जब चाहे वो इनको मतलब इनकी अवधि बढ़ा सकते हैं, जब चाहे इनको निकाल भी सकते हैं। सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। और ये क्वेश्चन और आता है इनमें कि जो जॉइंट सीटिंग होती है हमारे लोकसभा और राज्यसभा की, यानी कि जॉइंट मीटिंग होती है, संयुक्त बैठक होती है, इसमें ये भाग ले सकते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि ये वहाँ पे वोट नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पेपर में जो है पूछा गया है। ओके, ये भी हो गया हमारा। अगला है मुख्य चुनाव आयुक्त। जो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी जो कार्यकाल जो है कितना होता है, तो उनका भी सेम होता है 6 साल या फिर 65 वर्ष की आयु। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इतना हो गया। अब है राज्यसभा का कार्यकाल। अब राज्यसभा आपको पता है, मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी किस राज्यसभा का हमारा आर्टिकल कौन सा होता है, आपको याद रखना है सरला।
सरला। ओके, 79 आर्टिकल, 80 आर्टिकल और 81 आर्टिकल। संसद आती है हमारे 79, र से आ गया राज्यसभा आती है 80वें आर्टिकल में, और 81वें आर्टिकल हम आती है हमारी लोकसभा। ओके डन, ये शायद आपने नोट कर लिया होगा। अगला देखते हैं हम। अब राज्यसभा का कार्यकाल, आपको पता है कि राज्यसभा जो है वो क्या है, राज्यसभा हमारी स्थाई सदन है, स्थाई इसका हमारा सदन है। लेकिन जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ओके, 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है जो राज्यसभा के मेंबर जो है वो होते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और बनता है, एक वो बनता है महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल। एक होता है हमारा अटॉर्नी जनरल, मैंने आपको पढ़ाया, जो कि सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। लेकिन एक राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है, वो होता है हमारा एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल, ये ठीक है, एडवोकेट जनरल। और जो एडवोकेट जनरल का कार्यकाल जो होता है वो कौन निर्धारित करता है, वो करते हैं हमारे राज्यपाल। ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आता है, ठीक है, राज्यपाल। डन, हाँ चलिए, ये हो गया सारा हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर मतलब इनडायरेक्ट टैक्स। अब इसमें मेरा आपको पढ़ाने का मोटिव क्या है, अब हमें पता है कि अप्रत्यक्ष कर आता है हमारा वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि हमारा GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर। अब जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ना, वो इसमें जो था हमारा, इसमें कौन सी समिति से हमारा GST को जो है लागू किया था, तो इसको याद रखना, विजय केलकर समिति। कौन था, विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति ने GST को जो था वो लागू किया था। और कौन सा इसमें जो हमारा अमेंडमेंट एक्ट था वो कौन सा था, 101वां अमेंडमेंट एक्ट। और ये कब लागू हुआ था, ये हुआ था 2017 में, 2017 1 जुलाई, ये क्वेश्चन आता है भाई, इनको याद रखना, 1 जुलाई 2017 को GST जो था वो लागू हो गया था। और GST लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था, तो पहला राज्य था हमारा कौन सा, असम। ओके, असम जो था पहला ऐसा वो था, असम, जिसने सबसे पहले जो था GST को अपने राज्य में लागू किया था। अब आ गया GST की बात। अब GST मैंने आपको बताया कि इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ठीक है। तो जो GST की दर जो है वो कौन सा निर्धारित करता है, वो GST काउंसिल निर्धारित करती है। और GST काउंसिल का आर्टिकल नंबर कौन सा आएगा, वो आएगा 279A। याद रखें इनको, 279A जो आर्टिकल है वो GST काउंसिल को इसमें वर्णन किया हुआ है। और GST की दरें कौन कौन सी होती हैं, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। इनको याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्टली आता ही कि इनमें से कौन सा नहीं है, आपको दे दी जाएगा, फिर पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा नहीं है। डन। अब और हाँ, एक और क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि GST काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो GST काउंसिल का अध्यक्ष होता है वो हमारे देश के वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर। और इस टाइम की फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। डन, चलिए अगले देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया कि सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह कथन किस अनुच्छेद में वर्णित है। यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, यानी कि जो भी उनका निर्णय देते हैं उनको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट में कोई निर्णय लिया गया, अगर उसको रिकॉर्ड कर लिए तो अपने हाई कोर्ट का जो जज हैं वो उस जो न्यायिक जो उन्होंने अपना डिसीजन दिया होगा उसकी मदद जो है वो ले सकते हैं। ये है इसका असली मतलब कि ये एक क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, किसका, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे जो डिसीजन लेंगे उस डिसीजन का यूज़ जो है वो हाई कोर्ट के जजेस जो वो कर पाएंगे। ओके, तो इसका तो सर डायरेक्ट आंसर रहेगा हमारा कि आर्टिकल नंबर 1 to 9। लेकिन जो आर्टिकल नंबर 1 to 9 है वो है हमारा किसके लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए। ओके, अब आप बाकी आर्टिकल भी देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 143 तो आपको याद रखना है, ऐसे बोलते थे ना, आई लव यू की फुल फॉर्म जो है 143 है, बस उसी से इसको आप याद रखें। आर्टिकल नंबर 143 क्या बोलता है, क्या है कि जो राष्ट्रपति है
वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकता है। ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? आर्टिकल नंबर 143 कि जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो सुप्रीम कोर्ट की का कोई जो सलाह जो ले सकते हैं वो, ठीक है। अब आ गया आर्टिकल नंबर 215, आर्टिकल नंबर 215। जैसे हमने देखा कि आर्टिकल नंबर 129 जो है वो क्या बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। उसी तरह से जो हमारा हाई कोर्ट है वो भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। तो इसका वर्णन जो है वो कौन से आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल नंबर 215 में किया गया है। ओके, अब है आर्टिकल नंबर 226। ये है हाई कोर्ट की रिट जारी करने की जो पावर है वो कौन सी है? हाई कोर्ट की रिट्स आपको पता है ना, रिट जारी होती है, तो वो वही कौन सा है? आर्टिकल नंबर 226। और सुप्रीम कोर्ट सेम कंडीशन है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिट जारी करनी होगी, तो वो कौन सा आर्टिकल है? तो वो है हमारा आर्टिकल नंबर 32, जिसको भीमराव अम्बेडकर जी ने सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। आर्टिकल नंबर 32 जिसमें 5 प्रकार की रिट जो है वो जारी करते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें है कि हमारे मिलान करने, हमने 2 सूची दी हुई हैं कि यार यहाँ पे भी 2 सूची दिए हुए हैं, तो हमें इसको सही मिलान करना है कि कौन सा इसमें सही जो क्रम आता है। पहला आ गया हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जो है किस वर्ष का था? वन्य संरक्षण अधिनियम कौन सा था? और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कौन सा था? तो पहले थे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ओके, अब ये हुआ क्या था कि जो हमारी इंदिरा गांधी जी हैं 1972 में एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एक सम्मेलन हुआ था जिसको हम बोलते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन। आपको पता था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल के ऊपर जो सबसे पहला सम्मेलन हुआ था वो हुआ था स्टॉकहोम में। इसी में इंदिरा गांधी जी ने शिरकत करी थी और उसमें जो है पर्यावरण को बचाने के लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स जो है उठाए गए थे। तो उसी से इन्फ्लुएंस होकर यहाँ पे इंडिया में जब वापस आए तो जो हमारे उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया। और वो कब पारित किया? 1972 में पारित किया। और इसके साथ ही उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर भी लॉन्च किया। और जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो 1973 में उन्होंने क्या किया? लॉन्च किया। नेक्स्ट है वन संरक्षण अधिनियम यानी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। वो कौन सा था? 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है लाया गया। अगला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये भी करेक्ट है। उसके बाद है जैव विविधता अधिनियम यानी कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट, वो है 2002 में पारित किया गया। भाई ये क्वेश्चन डायरेक्ट एज इट इज़ आते हैं। 1973 याद है ना, प्रोजेक्ट टाइगर इसमें लॉन्च किया गया था। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च किया गया था। ऑप्शन मैं दे देता हूँ 1992, 1993 या 1982। ओके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको लिखें। ओके, मे बी थोड़ा सा इंटरफेस आपको ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा होगा जो भी मैं कर रहा हूँ, पर फिर भी जो मैं आपको मतलब क्वालिटी ऑफ कंटेंट है वो आपको मैं अच्छी प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ओके, तो उसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से किस जल संधि को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहते हैं? भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी को मतलब कौन सा उसका प्रवेश द्वार कहते हैं? पहले इसमें स्वेज कैनाल है, फिर जिब्राल्टर जल संधि है, मलक्का स्ट्रेट है, बाबे मंडल है ना। तो इसमें से कौन सा? चलो इसको हम थोड़ा सा मैप के थ्रू करते हैं। ओके, मैप के थ्रू आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये तो ऊपर से गलत आता है, ये देखो। हाँ, अच्छा, चलिए यहाँ पे देखिए, ये रहा हमारा कौन सा? भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी। और यहाँ पे है हमारा अटलांटिक ओशन। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि एस आकृति का हमारा कौन सा ओशियन महासागर है? तो वो हमारा अटलांटिक महासागर। तो यहाँ से ये है हमारी कौन सी? जिब्राल्टर जल संधि। यहाँ पे हमारी सुएज कैनाल, ये है बाबे मंडल। ओके, और ये है पार्क स्ट्रेट। और कौन सी है? हाँ, ये थी हमारी जो 2 3 3 4 थी। तो अब इनको हम डिटेल में देखते हैं। तो ये है जिब्राल्टर जल संधि। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है कि भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार, क्योंकि यहाँ से ओशन से अंदर इसमें हमारा हमारा सॉरी भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार जो है जिब्राल्टर जल संधि को कहते हैं। फिर आगे हमारी भूमध्य सागर आ गया। भूमध्य सागर से हमारा हमारा रेड सी आ गया। तो रेड सी को भूमध्य सागर से कौन सी हमारी कैनाल जोड़ती है? वो है हमारी सुएज कैनाल। और जो वो किस कंट्री के अंदर पड़ती है? वो पड़ती है मिस्र यानी कि इजिप्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे इंडिया है। यहाँ पे आपको पता है कि श्रीलंका के बीच यहाँ जाती है पाक स्टेट, PARK
पाक स्टेट। और कौन सा था ऑप्शन में? अच्छा, बाबी मंडल। अब बाबी मंडल कहाँ पड़ेगा? बाबी मंडल, अच्छा, बाबी मंडल का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है बाबी मंडल से कि आंसुओं का द्वार किस जल संधि को कहते हैं? ये भी याद रखें आप ना, आंसुओं का द्वार, इसको कहते हैं आंसुओं का द्वार। आंसुओं का द्वार बाबी मंडल को। मलक्का जल स्ट्रेट। अब मलक्का कहाँ पे है? फिलीपींस और हमारे थाईलैंड के बीच में कौन सी है? मलक्का जल स्ट्रेट। ओके, ये सारे हो गए क्वेश्चन। चलिए अब एक थोड़ा सा शॉर्ट्स, थोड़ा सा आपको देखने में हौच पौच होगा, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें मैंने जो इसमें ऐड किए हैं। अब क्या क्या है वो? अब ये जो अभी हमारी वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आई थी अभी हाल ही में 2 दिन पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट होती क्या है। देखिए हमारे इस देश में कितना वन की वृद्धि हुई, कितनी वन कम हुए, कितने वन प्रतिशत बढ़ा, वो क्वेश्चन जो है डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं। तो वही है इसमें, तो मैं आपको बोल के बता देता हूँ कि क्षेत्रफल, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस राज्य में सबसे ज़्यादा बढ़ा? तो बढ़ा हमारे आंध्र प्रदेश में। और कितना बढ़ा? 667 वर्ग किलोमीटर। फिर तेलंगाना में, फिर उड़ीसा में। और सबसे सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य कौन से हैं? तो सबसे पहले आएगा आपका मध्य प्रदेश, फिर आएगा अरुणाचल प्रदेश। और न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले राज्य कौन से हैं? हरियाणा, पंजाब और गोवा। और वनों के अधीन सबसे ज़्यादा प्रतिशत कौन से राज्य का है? तो वो है मिजोरम, फिर आएगा अरुणाचल प्रदेश। और सबसे कम प्रतिशत वाले राज्य तो वही हमारा पंजाब और हरियाणा और पंजाब। तो एज इट इज़ इनको ऐसे ही याद रखें। चलिए यहाँ पे एक और, मेरे को यहाँ पे भी अच्छी जानकारी लगी थी कि भारत में कुछ प्रमुख पवित्र उपवन मेनली तो आपको हिमाचल प्रदेश का तो आपको याद रखना पड़ेगा। शिफीन हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है ये, ठीक है, शिफीन हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पे है ये, जिसके आसपास है वो कमेंट बॉक्स करके मैं ज़रूर बताना। चलिए, गमखाप और मोहाक मणिपुर में है, देवारा कर्नाटका में है, काउस सारा काबू केरला में, शिफिन बता दिए मैंने आपको, जोहरा थकुमा उड़ीसा, थोड़ी इनके नाम बड़े खतरनाक हैं। चलिए, पवित्र वन है आंध्र प्रदेश में, सरना है बिहार में, गुम्पा वन है अरुणाचल प्रदेश में, स्वामी सोला और कायलकाडु तमिलनाडु में है, देवराय और पन्ना गोवा में है, और पन्ना जो कौन सा है, पन्ना हमारा नेशनल पार्क है वो है मध्य प्रदेश में, सरना जो है वो झारखंड में है। तो इनको एज इट इज़ याद रखें, इसको स्क्रीनशॉट मार लेना चाहिए। तो ये थी मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी कोशिश। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर पसंद आई होगी आपको तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। और अगर कुछ कमी हो तो प्लीज़ 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 अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और एक लाइक ज़रूर छोड़ के जाएँ, for only for my motivation. Okay, this is all for today. Thank you and have a nice day.